हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रिया सर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आज आप लोगों के लिए एक अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है संस्कृत व्याख्या। देखिए स्टूडेंट, चाहे आप स्टूडेंट 10th के हैं, 12th के हैं, यूजी पीजी किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको संस्कृत व्याख्या करनी ही होती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। और ये जो विषय है ये इसके मार्क्स भी 6 से 8, 10 और ये बड़ी क्लासेस में यूजी पीजी में तो ये 12-15 नंबर तक की आती है। तो देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि व्याख्या को हम किस ढंग से करें, किस प्रकार से करें, इसको करने का क्रम क्या है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए। आपको शब्दों के अर्थ हो सकता है आते हों, आप उस श्लोक का हिंदी अनुवाद जानते हो, लेकिन कई बार हम लोग जो व्याख्या करने का ढंग है हमारा वो सही नहीं होता है और इस वजह से हमें मार्क्स बहुत ही कम मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सह प्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है। आप इस तरीके से करेंगे तो 100% आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर वो आपकी 8 नंबर की व्याख्या है तो उसमें से डेफिनेट मान के चलिए आप 7, उससे भी वो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की संस्कृत व्याख्या का ये टॉपिक। केयूरा ने विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणिका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्ष्यन्ते खलु भूषणानि शततम वागभूषणम भूषणम। देखिए ये श्लोक आपके सामने है। मान लीजिए आपके सामने परीक्षा में प्रश्न पत्र में ये श्लोक आया है। अब हमें अपनी आंसर शीट में जो करना है, सबसे प्रथम काम, हम पहले प्रश्न का जो नंबर है, आप कई बार जैसे प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 और उसके पहले दिया भाग का फिर दूसरी व्याख्या है ख, तो आप क और ख अलग अलग नहीं देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें जब भी आप व्याख्या करें, जो प्रश्न का क्रम है प्रश्न नंबर 1 क, तो आप भी उत्तर में डालें उत्तर नंबर 1 का। अब सबसे पहले जब आप ये व्याख्या कर रहे हैं तो आपको लिखना है वहां संकेत। संकेत में क्या लिखना है आपको? संकेत में कुछ नहीं करना, जो श्लोक जो व्याख्या आप कर रहे हैं उसका प्रथम अक्षर उठाना है। तो इसका प्रथम है केयूराह, आपने लिख दिया केयूरानः, और अंतिम इसका लास्ट में लिख के बीच में डैश डैश, यानी कि सिर्फ हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हम ये वाली व्याख्या कर रहे हैं। हमने यहाँ संकेत दे दिया, इंडिकेट कर दिया कि हम कौन सी व्याख्या जो है वो कर रहे हैं अपने उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद हमें दूसरा काम करना होता है अन्वय। अन्वय क्या होता है ये बात भी जान लेते हैं। आपको पता ही है अन्वय कुछ नहीं, ये जो श्लोक होते हैं ये छंदबद्ध रचना है। अन्वय में क्या करना है, इन्हीं शब्दों को अर्थ के अकॉर्डिंग यानी कि वाक्य में लिखना है और कुछ नहीं करना। आपको अगर शब्दों के अर्थ आता है तो सिर्फ उसको अर्थ के अनुरूप उनको लगाना है। तो हमने यहाँ इसका अन्वय कर दिया। केयूरः पुरुषम न विभूषन्ति न चंद्रोज्वलाहारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा पुरुषम विभूषन्ति एकः वाणी पुरुषम सम अलंकरोति या संस्कृता धार्यते भूषणानि खलु क्ष्यन्ते वागभूषणम शततम भूषणम। हमने सिर्फ इसका यहाँ क्या लिखा है, अन्वय लिखा है। अगर इसका हिंदी अर्थ यही आप अन्वय से अर्थ इसका करना चाहें तो एक बार देख लीजिए। केयूरा पुरुषम न विभूषन्ति, केयूरा क्या होते हैं, भुजबंद होते हैं। भुजबंद पुरुषम मनुष्य को न माने नहीं, विभूषन्ति ही क्या नहीं करते हैं, सुशोभित नहीं करते हैं, यानी कि भुजबंद पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न चंद्रोज्वला हारा न स्नानम, और कहते हैं कि न चंद्रोज्वला और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हैं वो हार, न स्नानम न स्नान करना, न विलेपनम न चंदन इत्यादि, यानी कि विलेपन मतलब लेप लगाना, चंदन इत्यादि का लेप लगाना, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न कुसुमम न फूल इत्यादि को धारण करने से, न अलंकृता मूर्धजा कि जो फूल इत्यादि हैं, कुसुम हैं, फूल हैं, उनसे मालाएं या फिर उनके द्वारा सजे हुए मूर्धजा केश जो हैं वो भी पुरुषम भूषन्ति मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। कि क्या कहा यहाँ, वो बाद में संदर्भ में बताऊंगी मैं आपको। संदर्भ प्रसंग लिखेंगे जब पूरी बातें बताएंगे कि कहाँ से श्लोक लिया गया है,
किसने कही है ये बात, ये सब चीजें। लेकिन जब आप इसका अनुवाद करोगे तो अनुवाद के टाइम आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, क्या कहते हैं, केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति ही, भुजबंद मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, न चंद्रोज्ज्वला हारा, नहीं चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान करना यानी कि ज्यादा से बार बार स्नान करना, न विलेपनम, न अपने ऊपर किसी भी प्रकार का लेप लगाना, कोई द्रव्य लगाना, इत्र वगैरह लगाना, न कुसुमम, न ही फूलों के हार, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सजाए हुए केश भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। इधर उधर से अच्छे अच्छे बाल बना लिए, इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। किससे बढ़ती है वो आगे बताएंगे। एक का वाणी पुरुषम समलंकरोति ही, एक वाणी, एकमात्र वाणी ही क्या करती है, पुरुषम मनुष्य को समलंकरोति, सम माने अच्छी प्रकार से, अलंकरोति ही क्या करती है, अलंकरोति अलंकृत करती है, सुंदर दिखाती है। या संस्कृता धार्यते, या फिर आपको संस्कृता धार्यते, संस्कार से युक्त हो कि पुरुष तभी सुंदर लगता है जब उसकी वाणी सुंदर हो या फिर उसने संस्कारों को धारण किया हो। भूषणानि खलु क्षीयन्ते, आभूषण तो खलु माने निश्चित रूप से, क्षीयन्ते नाश हो जाता है आभूषणों का। आपने फूलों का गजरा लगाया, सुबह लगाया, शाम तक खत्म। तो भूषणानि खलु क्षीयन्ते, आपने अच्छे से बाल बनाए, पफ वफ बनाए, अच्छे से बाल वगैरह बनाए, लेकिन क्या हुआ, आपका हेयर स्टाइल शाम तक डैमेज। तो यहाँ क्या कहा, भूषणानि खलु क्षीयन्ते, आभूषण जो होते हैं निश्चित रूप से क्या हो जाते हैं, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। वाक् भूषणम सततम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी आभूषण तो सततम भूषणम, हमेशा ही आपकी शोभा को बढ़ाता है या आपके ऊपर आभूषण के रूप में हमेशा ही रहता है। इसलिए सबसे बड़ा आभूषण मनुष्य का क्या है, वाणी। एकमात्र वाणी ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। क्यों है, क्योंकि आपके और जो आभूषण हैं वो कैसे हैं, क्षणिक हैं, क्षण भर के लिए हैं, जो कि नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो कभी नष्ट नहीं होता है। और यही एक ऐसा आभूषण है जो बाहर जब आप जाते हो तो आपको प्रदर्शित करता है कि आप किस प्रकार के हैं। आपके विचार, आपकी वाणी ही बताती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी वाणी से दर्शाता है। क्योंकि आप अपनी जो डिग्रियां हैं वो हर जगह अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। आपके विचार, आपकी वाणी ही बताएगी कि आपके अंदर कितनी योग्यता है। आपको अन्वय से अर्थ समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या लिखना था। अपन बात कर रहे थे व्याख्या की, कि हमें व्याख्या कैसे करनी है। सबसे पहले हमें संकेत लिखना है, फिर उसके बाद हमें अन्वय लिखना है। मैंने आपको श्लोक का अर्थ यहाँ समझा दिया है अन्वय से। अब हम देखते हैं कि अन्वय के बाद हमें क्या लिखना है। अब आपको लिखना है संदर्भ। बहुत सारे स्टूडेंट संदर्भ और प्रसंग में कंफ्यूज रहते हैं कि संदर्भ में क्या लिखें मैम और प्रसंग में क्या लिखें। यहाँ मैं आप क्लियर कर रही हूँ आज कि देखिए संदर्भ, कि ये जो हमारा श्लोक है ये कहाँ, किससे संदर्भित है, कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ लिखना है आपको, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक नीति शतकम से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि भर्तृहरि हैं। लोक परंपरा उन्हें महाराज एवं योगीराज के रूप में भी याद करती है या स्मरण करती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये संदर्भ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रसंग की। प्रसंग मतलब कि टॉपिक, यानी कि जो अभी विषय क्या चल रहा है। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इसमें पद्धतियां हैं। नीति शतक में जब हम पढ़ते हैं तो पद्धति है, मूर्ख पद्धति है, विद्वान सज्जन प्रशंसा है। तो ऐसे ही यहाँ हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रसंग क्या चल रहा है, किसके बारे में बताया गया है, किसमें, प्रस्तुत श्लोक में। इस श्लोक में यानी कि विषय से जोड़ना। प्रसंग क्या है कि कोई एक श्लोक दे दिया, हम पूरा महाकाव्य पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, और उसमें से कोई एक श्लोक आया है। अब वो भाई किस बारे में है, उससे पहले क्या घटना हो रही थी, उसके बाद क्या होने वाला है, यानी कि सिर्फ हमें क्या करना है, विषय को जोड़ना है। तो प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य की शोभा उसके ज्ञान से होती है, बाह्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य का उत्तम या सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। इतना ही आपको प्रसंग में लिखना है। टॉपिक बता दिया मैंने। सबसे पहला संकेत देंगे, फिर अन्वय, उसके बाद संदर्भ, फिर देंगे आप प्रसंग। अब प्रसंग के बाद में आता है आपका हिंदी अनुवाद या अनुवाद, जो अभी हमने अन्वय से किया, जो कि आप मोस्टली पढ़ते हैं और याद करके भी जाते हैं। हिंदी अनुवाद आप याद करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपको क्या करना है, उसका अनुवाद। लेकिन वहां लिखा है व्याख्या नहीं, वहां आपको सप्रसंग व्याख्या या सप्रसंग अनुवाद करो, तो वहां आपको सारी चीजें देखनी है।
अनुवाद अभी आपने कर लिया, उसका मैंने रिटर्न में लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। फिर हमें अगला टॉपिक हमारा आता है भावार्थ। अब यहाँ भावार्थ में आपको क्या लिखना है, आपको भाव लिखना है कि आप इस श्लोक से क्या समझें, भाई इस श्लोक से हमें क्या समझ सीख मिलती है, क्या समझ में आता है, इसका भाव क्या है। तो भावार्थ में लिख दिया आपने कि इसका भाव यह है कि मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अनेक आभूषण धारण करता है। ये आभूषण मनुष्य की केवल भारी शोभा बढ़ाते हैं। केवल शुद्ध एवं मधुर वाणी ही है जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाती है और स्पष्ट है, यानी कि भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा शुद्ध वाणी ही बोलनी चाहिए, संस्कार युक्त वाणी ही बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी को ही उसे धारण करना चाहिए। ये आपका भावार्थ हो गया, छोटा सा, बहुत बड़ा, बहुत डिटेल आपको नहीं देनी है, सिर्फ कुछ पंक्तियों के माध्यम से उस जो अभी आपने श्लोक बताया है, जो आपने अभी उसका हिंदी अनुवाद बताया है, उसी को ही अपने शब्दों में, कि भाव यह है कि उससे आप क्या समझें। ठीक है, सिर्फ आप उस चीज से, उस श्लोक से आपको क्या समझ आई या क्या सीखा आपने, ये आपको लिखना है। अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला पॉइंट हमें देना है विशेष। अब विशेष में बहुत बार दिक्कत आती है कि क्या लिखें क्या लिखें। विशेष में सिर्फ आपको क्या लिखना है, अगर आपको प्रस्तुत श्लोक का क्या पता है, आपको उसमें कि इसमें छंद कौन सा प्रयोग में आया गया है, इस अगर आपको छंद पड़ता है तो ही आप मेंशन करें, गलत छंद उच्चारित नहीं करें, क्योंकि गलत छंद आपने यहाँ जब भी लिखा, सॉरी उच्चारित करना लिखना, कि गलत छंद का नाम अगर आपने दे दिया विशेष में, ध्यान रखना विशेष में, तो क्या होगा, अगर आपने गलत लिखा तो एग्जामिनर चेक करते करते क्या करेगा, रेड पेन लग जाएगा, गलत को गलत करेगा। आप उसको, अगर आपको नहीं पता है पर्टिकुलर, अगर पता हो तो ही छंद का नाम दें, अगर नहीं पता है तो नाम ना लिखें, और नहीं लिखोगे तो वहां आप रेड मार्किंग से बच जाओगे। फिर आपको क्या पता है, इसमें प्रयुक्त होने वाले, इस श्लोक में प्रयुक्त होने वाला कोई भी शब्द जिसका आपको संधि विच्छेद आता हो, जिसका आपको समास आता हो, या जिसका आपको प्रत्यय उपसर्ग पता हो, किसी शब्द में कोई प्रत्यय लगा है या कोई उपसर्ग लगा है, वो आपको पता हो, तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और विशेष जो इसका जो मेन इसमें भाव रहता है वो भी विशेष है कि बाह्य व्यक्तित्व की तुलना में आंतरिक व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बताया गया, ये भी विशेषता है, इसका विशेष है। विशेष क्यों है, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस है, पूरा श्लोक इसी बात के ऊपर बेस है। तो विशेष में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद का या तो छंद नहीं पता है तो आप ब्लैंक छोड़ दें, मैं फिर बता रही हूँ। अगर आपको व्याकरणात्मक जो टिप्पणी होती है या विशेष होता है उसमें अगर आपको सही चीजें नहीं पता है तो आप ना लिखें, क्योंकि रेड मार्किंग होती है, रेड पेन लग जाता है उससे, फिर आपकी व्याख्या पे अच्छा असर नहीं आता है, इफेक्टिव कम रहती है, एग्जामिनर नंबर फिर उसमें काटने की सोचता है क्योंकि आपने रेड पेन लगवा दी। अब देखिए यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको आते हैं तो कोई भी छंद लिखेंगे, कोई भी संधि है, कोई भी सामासिक शब्द है वो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो मेन जो टॉपिक होता है, जिस विषय के ऊपर श्लोक जो है वो डिपेंड रहता है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी संस्कृत व्याख्या। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट एग्जाम में आप संस्कृत व्याख्या में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आपको कोई स्पेशल किसी विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।